नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले व्याख्यान में हमने प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थितियों के बारे में देखा। हमने उन समस्त आधारों की भी चर्चा की जो प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थितियों में के होते हैं, जिसके कारण समाज में प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियाँ प्रदान की जाती है। अब प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियों को देखने के बाद इन दोनों में क्या अंतर है, यह भी जानना अति आवश्यक है। ज़्यादातर विद्यार्थियों से परीक्षा में प्रश्न भी पूछा जाता है कि प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियों में अंतर बताइए। इसलिए इन दोनों के बीच में मूलभूत अंतरों को देखना अति आवश्यक है। प्रदत्त और अर्जित दोनों परिस्थितियाँ व्यक्ति के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है जिनका हम एक एक करके चर्चा करेंगे। नंबर 1, प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति को समाज द्वारा प्रदान की जाती है, जिसके लिए स्वयं उसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। जबकि अर्जित परिस्थिति को व्यक्ति स्वयं की योग्यता, क्षमता और कुशलता से प्राप्त करता है। जैसा कि विद्यार्थियों हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा भी की थी, प्रदत्त परिस्थितियाँ होती है वह व्यक्ति को बिना किसी प्रयास के समाज द्वारा प्राप्त होती है, जबकि अर्जित परिस्थितियों के लिए व्यक्ति को प्रयत्न करना पड़ता है। नंबर 2, प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण में व्यक्ति का वंशानुक्रमण, माता पिता की स्थिति, लिंग, आयु, नातेदारी व सामाजिक कारकों का विशेष ध्यान रखा जाता है। अर्जित परिस्थिति व्यक्ति के माता पिता वंश परंपरा से पूर्णतया भिन्न होती है। स्वाभाविक है, क्योंकि अर्जित परिस्थिति व्यक्ति अपनी योग्यता और परिश्रम से ही प्राप्त करता है। इसमें वंशानुक्रमण और माता पिता की स्थिति, लिंग, आयु का कोई योगदान नहीं होता है। नंबर 3, प्रदत्त परिस्थिति अपेक्षाकृत स्थिर होती है। नंबर 3, प्रदत्त परिस्थिति अपेक्षाकृत स्थिर होती है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्जित परिस्थिति परिवर्तनशील है। जैसा कि बताया गया कि प्रदत्त परिस्थिति जो होती है वो एक स्थिर प्रकृति की होती है। जैसे मान लो कोई काला है, कोई गोरा है, तो ये स्थिर है। कोई काला है वो गोरा नहीं हो सकता है, उसकी जो परिस्थिति है वो स्थिर है। इसी प्रकार मान लो कोई निम्न परिवार या निम्न जाति में पैदा हुआ है, तो उसकी जाति बदल नहीं सकती है। तो ये एक प्रदत्त परिस्थिति है, वो अपेक्षाकृत स्थिर होती है, जबकि अर्जित परिस्थिति परिवर्तनशील है। मान लो कोई अमीर है, उसकी परिस्थिति ऊंची है, परंतु मान लो किसी कारणवश वह अपना धन बर्बाद होकर गरीब भी हो सकता है। इसी प्रकार नंबर 4, प्रदत्त परिस्थिति प्रमुखतया समाज की सांस्कृतिक व्यवस्था व सामाजिक मूल्यों के अनुसार निर्धारित होती है, जबकि अर्जित परिस्थिति समाज की आर्थिक व्यवस्था से संबंधित है। इसी प्रकार नंबर 5, प्रदत्त परिस्थिति बंध समाज का निर्माण करती है, जबकि अर्जित परिस्थिति गत्यात्मक समाज को प्रोत्साहन देती है। यानी प्रदत्त परिस्थितियाँ जो होती है उसमें जो समाज की व्यवस्था होती है वो एक प्रकार से बंद प्रकृति की होती है, जिनमें परिवर्तन नहीं होते हैं या नहीं के बराबर होते हैं। जैसे कि हम जाति व्यवस्था में देखते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होते। एक व्यक्ति अपनी जाति छोड़कर दूसरी जाति में नहीं जा सकता है। ऐसे समाजों की प्रकृति बंद होती है, इनमें प्रदत्त परिस्थितियाँ होती है। जबकि अर्जित परिस्थिति वाले जो समाज होते हैं वो गत्यात्मक होते हैं,
व्यक्ति अपने प्रयासों या प्रयत्न से अपनी परिस्थिति में परिवर्तन ला सकता है। इसी प्रकार नंबर 6, प्रदत्त परिस्थिति सामूहिकता को बढ़ावा देती है। अर्जित परिस्थिति व्यक्ति के गुणों को महत्व देती है। इसी प्रकार नंबर 7, फीचर के मतानुसार प्रदत्त परिस्थिति और इससे संबद्ध भूमिकाओं में सामंजस्य होना सदैव आवश्यक नहीं होता है, जबकि अर्जित परिस्थिति और इससे संबंधित भूमिकाओं के बीच सामंजस्य देखने को मिलता है। नंबर 8, प्रदत्त परिस्थितियों का अधिकार क्षेत्र निश्चित नहीं होता, अर्थात परिवार में किस व्यक्ति के क्या अधिकार हैं या माँ बाप को क्या अधिकार अपनी संतानों के विषय में प्राप्त है, इसकी निश्चितता नहीं होती है। जबकि अर्जित परिस्थिति में अधिकार क्षेत्र निश्चित व स्पष्ट होता है। प्रशासनिक अधिकारी के अधिकार स्पष्ट व निश्चित होते हैं। नंबर 9, प्रदत्त परिस्थिति में व्यक्ति सम्मान प्राप्त करे यह आवश्यक नहीं है, किंतु अर्जित परिस्थितियाँ प्रकार्यात्मक होती है, अर्थात जिस पद पर व्यक्ति आसीन है उसके अनुरूप सम्मान उसे प्राप्त होता है ही। इसी प्रकार नंबर 10, प्रदत्त परिस्थिति प्रधान समाज में व्यक्तित्व के विकास के कम अवसर प्राप्त होते हैं, जबकि अर्जित परिस्थिति युक्त समाज में व्यक्तित्व का चतुर्मुखी विकास होता है। इसलिए अर्जित परिस्थिति युक्त समाज प्रदत्त परिस्थिति युक्त समाज की तुलना में अधिक संगठित होता है। तो इस प्रकार हमने प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति के बीच जो मूलभूत अंतर हैं वो देखे हैं। इसी प्रकार हम प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थितियों के बीच जो संबंध है, रिलेशनशिप है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। प्रत्येक समाज में प्रदत्त और अर्जित दोनों प्रकार की परिस्थितियाँ पाई जाती है और दोनों एक दूसरे की पूरक हैं, इसलिए समाज के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण है। प्रदत्त परिस्थितियाँ प्रारंभ से ही बालक को स्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है, अतः इनका जीवन में पहला स्थान है, क्योंकि ये प्रदत्त परिस्थितियाँ ही व्यक्तित्व का विकास करती है, व्यक्ति के प्रशिक्षण को दिशा तय करती है। नंबर 2, इनकी सहायता से संस्कृति हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को होता है। नंबर 3, ये प्रदत्त परिस्थितियाँ व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। नंबर 4, इनके आधार पर ही व्यक्ति की आयु, लिंग, धर्म, स्थान, वर्ग, क्षेत्र, समुदाय आदि को देखकर व्यक्ति के समाजीकरण व जीवन के विषय में संभावना की जा सकती है कि उसका आगामी जीवन कैसा होगा। नंबर 5, प्रदत्त परिस्थितियों के साथ साथ अर्जित परिस्थितियाँ भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि नंबर 1, अर्जित परिस्थितियों के आधार पर ही प्रत्येक स्थान पर उपयुक्त व्यक्ति कार्य करता है। नंबर 2, ये व्यक्ति को अधिक कार्य करने को बाध्य करती है। नंबर 3, अर्जित परिस्थिति व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने का व अंतिम रूप देने का कार्य करती है। इस प्रकार दोनों की विशेषताओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रदत्त परिस्थिति के लिए अर्जित परिस्थिति अनिवार्य है, तभी व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास संभव है। उदाहरण के लिए यद्यपि भारत के राष्ट्रपति का पद पूर्णतः अर्जित है, किंतु उसके लिए भी आयु सीमा, सामान्य व्यक्तित्व, बोलने की व सुनने की क्षमता आदि गुणों का होना अनिवार्य है, जो प्रदत्त परिस्थिति के गुण हैं। इसी संदर्भ में कौरव पांडवों का उदाहरण देखा जा सकता है। उस समय राज्य परंपरा अनुसार पिता से पुत्र को प्राप्त होता था और बड़ा बेटा पहले अधिकारी होता था। पांडु के पुत्र धृतराष्ट्र यद्यपि बड़े बेटे थे, राज्य के उत्तराधिकारी भी थे, लेकिन अंधे होने के कारण राज्य न पा सके।
कहने का तात्पर्य यह है कि प्रदत्त परिस्थिति के लिए भी कुछ सीमाएं निर्धारित हैं। किंग्सले डेविस ने कहा है कि इसी प्रकार अर्जित परिस्थिति को पाने के लिए कुछ प्रदत्त गुणों का होना अनिवार्य है। अमेरिका में संविधान द्वारा स्वीकृत होने पर भी राष्ट्रपति के पद का उम्मीदवार कोई अमेरिकी का निवासी ही होगा। कोई निग्रो या यहूदी योग्य होने पर भी इस पद को प्राप्त नहीं कर सकता। इसी कारण प्रत्येक पद प्रदत्त व अर्जित दोनों परिस्थितियां महत्वपूर्ण होती हैं। वोगमन एवं निमकोप का कहना है कि समाज व्यक्ति की तुलना में उसकी परिस्थिति में अधिक रुचि रखता है। कोई व्यक्ति जब तक महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत है तभी तक समाज उसमें रुचि रखता है और व्यक्ति भी अपनी परिस्थिति के अनुसार ही भूमिका निभाता है, क्योंकि उसी के अनुरूप उसे अधिकार व शक्ति प्राप्त होती है। निष्कर्ष हम यह कह सकते हैं कि व्यक्ति का मूल्यांकन उसकी परिस्थिति के आधार पर ही होता है। अतः प्रदत्त व अर्जित दोनों परिस्थितियों एक दूसरे की पूरक है। तो विद्यार्थियों, हमने इस व्याख्यान में प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति के बीच क्या अंतर है इसकी चर्चा की, इसको समझने का प्रयास किया। साथ ही हमने प्रदत्त और अर्जित परिस्थितियाँ किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है, दोनों के बीच क्या संबंध है, इसकी भी चर्चा की है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।